नमस्ते दोस्तों, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे फोर मोमेंटम वेक्टर फॉर्मेशन। देखो एग्जैक्टली हमने पिछले लेक्चर में हमने फोर वेलोसिटी वेक्टर फॉर्मेशन के बारे में पढ़ा था और हमने वहां पे वेलोसिटी के कंपोनेंट्स निकाले थे। ठीक है, जो कि आपको दिख रहे होंगे यहाँ पे। ठीक है, अब देखो एग्जैक्टली यहाँ पर फोर मोमेंटम, देखो मोमेंटम को जनरल फॉर्म में कैसे लिखूंगा मैं, Pi इक्वल टू m0 ui। देखो मोमेंटम क्या होता है, मास गुणा वेलोसिटी होता है। ठीक है, इसको थोड़ा सा करेक्टली हम करें तो क्या होगा, m0 यानी कि m0 क्या होगा, रेस्ट मास, और आपका ui मतलब फोर वेलोसिटी का जो गुणा होगा वो क्या होगा, आपका फोर मोमेंटम होगा। i की वैल्यू 1 से लेके 4 तक वेरी करेगी। ठीक है, अब देखो एग्जैक्टली मैंने यहाँ पे लिखा है कि i की वैल्यू 1 होने पर क्या होगा, p1 यानी कि फर्स्ट कंपोनेंट ऑफ फोर वेक्टर। ठीक है, वो क्या होगा एग्जैक्टली m0 और v1 u1 होगा। ठीक है, u1 क्या शो करता है, फर्स्ट कंपोनेंट ऑफ फोर वेलोसिटी। ठीक है, उसके बारे में एग्जैक्टली हम ऑलरेडी हमें पता है कि चारों कंपोनेंट हमारे क्या होते हैं एग्जैक्टली। तो u1 कंपोनेंट क्या होगा आपका, गामा u और आपका ux, मतलब फर्स्ट कंपोनेंट क्या होगा, x डायरेक्शन में वेलोसिटी। ठीक है, वो देखो गामा u की वैल्यू एग्जैक्टली क्या है, 1/√1 - u² मतलब c स्क्वायर। ठीक है, सिमिलरली आपका p2 के सेकंड कंपोनेंट आपका वेक्टर होगा, उससे m0 u2 की वैल्यू एग्जैक्टली मैंने क्या लिख दी, y, मतलब कि y डायरेक्शन में सेकंड कंपोनेंट। ठीक है, u3 मतलब थर्ड कंपोनेंट z डायरेक्शन में, और गामा 0 साथ में रहेगा। और आपका फोर्थ कंपोनेंट क्या होगा एग्जैक्टली u4। देखो आपका वेलोसिटी का जो फोर्थ कंपोनेंट है वो क्या होता है आपका i c m0 और गामा u, ये एग्जैक्टली आपका फोर्थ कंपोनेंट होता है। ठीक है, तो देखो इस प्रकार मैंने इसको रिप्रेजेंट किया। अब देखो सिंपली देखो यहाँ पर जो आपकी रेस्ट मास की जो डेफिनेशन है, रेस्ट मास का मतलब है वो मतलब जो कोई भी पार्टिकल अगर रेस्ट है मतलब वो स्टैटिक है, वो चल नहीं रहा है अगर, तो उसका जो वजन होता है, जो मास होता है, ठीक है, द्रव्यमान जो होता है वो क्या कहलाता है, आपका रेस्ट मास कहलाता है। ठीक है, अब देखो मैंने एग्जैक्टली रिलेशन लिखा है। ठीक है, ये रिलेशन मुझे क्या शो करता है, ये मुझे जो मूविंग मास, ठीक है, m मतलब क्या होता है, मूविंग मास, और m0 क्या होता है, आपका रेस्ट मास होता है। देखो एग्जैक्टली हमने पहले एक लेक्चर पढ़ा था वेरिएशन ऑफ मास विद रिस्पेक्ट टू वेलोसिटी, एग्जैक्टली सिमिलरली वही रिलेशन है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे m क्या है, आपका मूविंग मास है कि जब कोई पार्टिकल मूव करता है, ठीक है, तो उसके रेस्ट मास में और जो चलते वक्त उसके द्रव्यमान में क्या फर्क आता है, वो इस रिलेशन द्वारा एक्सप्लेन किया जाता है। यानी कि इससे हमें क्या फाइंड आउट हुआ, इससे हमें ये फाइंड आउट हुआ कि ये 1/√1 - u² जो c स्क्वायर है वो इसके बराबर है, आपका गामा u के बराबर है। ठीक है, तो m0 गामा u लिख दिया मैंने। ठीक है, इससे मुझे क्या फाइंड आउट हुआ कि m0 गामा u ये जो कांस्टेंट आ रहा है, ठीक है, ये किसके बराबर है एग्जैक्टली, m मतलब मूविंग मास के बराबर है। तो ये पूरी इक्वेशन को मैं रीराइट करके लिखता हूं। ठीक है, तो एग्जैक्टली मेरा फर्स्ट क्या होगा, आपका P1 होगा। ठीक है, यहां देखो जैसे कि m0 और गामा x बराबर हो गया, m के बराबर हो गया, यानी कि आपका m हो गया और आपका ux हो गया। सिमिलर आपका P2 क्या होगा, आपका m होगा और आपका uy होगा, है ना। और आपका P3 क्या होगा, यहां पर होगा m आपका और आपका u और आपका z होगा। और लास्ट देखो यहां पे क्या हो जाएगा, आपका जो P4 कंपोनेंट होगा वो एग्जैक्टली क्या होगा, आपका i c और आपका जो होगा वो m0 किसके बराबर, आपका गामा के बराबर, ठीक है, सॉरी m के बराबर। ठीक है, अब देखो एग्जैक्टली तीन कंपोनेंट में मेरे जो चौथा कंपोनेंट है, इस कंपोनेंट को थोड़ा सा मैं चेंज करता हूं। देखो आपने ये रिलेशन पढ़ रखा होगा, E = आपका mc² m0 c²। ठीक है, ये रिलेशन आपको पढ़ा होगा आपने। यहाँ क्या शो करता है कि m0 जो है वो एग्जैक्टली किसके बराबर है, ये बराबर है E/c²। या फिर सिंपल देखो यहाँ पर कि यहाँ पर देखो, सॉरी ना, ये m0 नहीं होगा, ये mc² होगा, रिलेटिविस्टिक मास होगा। ठीक है, यहाँ पर अगर मैं ऊपर नीचे c से गुणा कर दूंगा, ठीक है, तो क्या होगा, यहाँ पर देखो मैं बटा c हो जाएगा, ये c², और mc² किसके बराबर है, एग्जैक्टली E एनर्जी के बराबर है। ठीक है, इसका मतलब ये रिलेशन क्या हो जाएगा, आपका आयोटा E और आपका c हो जाएगा। ठीक है, तो फोर्थ कंपोनेंट क्या होगा, आयोटा E/c कंपोनेंट होगा। ठीक है, तो एग्जैक्टली दोनों में हमें डिफरेंस क्या नजर आया, ये एग्जैक्टली कांस्टेंट है। ठीक है ना, और यहाँ पे रिलेशन किसमें आया, फोर्थ कंपोनेंट एनर्जी के अंदर है। यहाँ फोर्थ कंपोनेंट कांस्टेंट है, देखो आयोटा कॉम्प्लेक्स नंबर है, c आपका कांस्टेंट है, m0 आपका कांस्टेंट है, और गामा भी एग्जैक्टली कांस्टेंट वैल्यू शो करता है। देखिए वेरिएशन दिखाता है u के साथ, पर कांस्टेंट वेलोसिटी के लिए कंपेयर क्या होता है, आपका कांस्टेंट हो जाता है। लेकिन ये किसमें शो करता है, एनर्जी और मोमेंटम के अंदर। ठीक है, तो एग्जैक्टली देखो हमने चारों कंपोनेंट निकाले, किसके, फोर वेक्टर मोमेंटम निकाल लिया हमने। ठीक है, फोर मोमेंटम
देखो एग्जैक्टली जो कंडीशन है हमारे फोर वेक्टर फॉर्मेशन, जो कंडीशन क्या है कि आपके जो भी आप वेक्टर कंपोनेंट देते हो उसका जो स्क्वायर होता है, स्क्वायर इंटरवल जो एडिंग होता है वो क्या होना चाहिए, एग्जैक्टली कांस्टेंट होना चाहिए या इनवेरिएंट होना चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ कि हमारी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग समीशन ऑफ 1 टू इक्वल टू 4 आपका और p स्क्वायर है ना इज इक्वल टू आयोटा स्क्वायर, ठीक है। और वो इस बराबर होगा आपका p1 स्क्वायर प्लस आपका p2 स्क्वायर प्लस आपका p3 स्क्वायर प्लस आपका p4 कंपोनेंट का स्क्वायर, इन चारों कंपोनेंट का स्क्वायर होगा। देखो इसके मिल रही है, ठीक है। आपका p1 पहला कंपोनेंट क्या है, इस कोऑर्डिनेट सिस्टम है, ठीक है। यहाँ पे सिस्टम क्या है, m0 गामा u और ux है, ठीक है। देखो m0 गामा u सब में कॉमन है, ठीक है, ठीक है। तो ये क्या करूंगा मैं, इसको ऑलरेडी मैं कॉमन रखूंगा, है ना। देखो जब सिंपल में लिख देता हूं ना, पहला क्या होगा, देखो m0 का स्क्वायर और आपका गामा u का स्क्वायर, ये सभी कंपोनेंट के स्क्वायर में इसका वैल्यू आपका कॉमन आ जाएगा, ठीक है। यहाँ क्या बचेगा आपको, केवल यहाँ बचेगा केवल आपका ux का स्क्वायर प्लस आपका यहाँ सेकंड क्या होगा आपका uy का स्क्वायर, है ना, और प्लस आपका uz का स्क्वायर। और जब इस कंपोनेंट का स्क्वायर करोगे तो क्या होगा, आयोटा का स्क्वायर क्या होगा, -1 होगा, ठीक है। और c स्क्वायर यानी कि माइनस आपका और क्या होगा, एग्जैक्टली c स्क्वायर होगा, ठीक है। अब देखो एग्जैक्टली यहां से देखो एग्जैक्टली, और आपका ये जो तीनों वेलोसिटी एडिशन स्क्वायर है ये एग्जैक्टली किसके बराबर होगा, आपका u स्क्वायर के बराबर होगा, यानी कि तीनों एक्सिस में जाने वाली वेलोसिटी की जो होगा। तो देखो जैसे सिमिलरली उसके लिखो दोगे यहाँ पर समेशन ऑफ i इक्वल टू 1 से लेकर के 4, ठीक है। और p आयोटा स्क्वायर होगा, है ना। देखो जैसे यहां से क्या होगा, m0 का स्क्वायर गामा u का स्क्वायर और यहां से क्या होगा आपका u स्क्वायर और माइनस आपका c स्क्वायर, यहां से ये फाइनल हुआ। देखो गामा u की वैल्यू जितनी क्या है आपकी ये वाली है, तो गामा u का स्क्वायर क्या होगा, यहाँ पे स्क्वायर लगते क्या होगा, ये वाला रूट आपका हट जाएगा। तो ये तो वैल्यू क्या आएगी बस यहाँ पर आएगी m0, है ना, और आपका u स्क्वायर माइनस आपका c स्क्वायर एग्जैक्टली, और अपन क्या होगा आपका सॉरी है ना 1 माइनस आपका u स्क्वायर अपॉन आपका c स्क्वायर होगा, क्लियर। ये फाइनल होना चाहिए आपका। इस इक्वेशन को अगर सॉल्व करोगे तो जैसे देखो इस इक्वेशन थोड़ा चेंज कर लेता हूं, समेशन ऑफ i इक्वल टू 1 से 4 और p आयोटा का स्क्वायर इज इक्वल टू, देखो यहां पे मैं इसको थोड़ा सा चेंज करता हूं ना, c स्क्वायर को इधर लेता हूं, u स्क्वायर को इधर लेता हूं, तो क्या होगा जी माइनस कॉमन आ जाएगा। मैंने माइनस कॉमन क्यों लिया है मैं आपको रीजन दूंगा, ठीक है। माइनस m0, ठीक है, और उसका स्क्वायर है ना, m0 का स्क्वायर, ठीक है, m0 का स्क्वायर है, और यहां पे कोष्टक आपका c स्क्वायर माइनस आपका u स्क्वायर। अब तो देखिए यहां से c स्क्वायर को यहां कीजिए और ये क्या रहेगा आपका डिनोमिनेटर में, तो आपका लगभग जो नीचे नीचे आ जाएगा, ठीक है। वो c स्क्वायर का वैल्यू आपका ऊपर आएगा, ठीक है। तो देखिए यहां पे क्या होगा, c स्क्वायर अपॉन आपका क्या होगा c स्क्वायर माइनस आपका u स्क्वायर। अब एग्जैक्टली आपको पता लगा क्या होगा कि मैंने एग्जैक्टली इसको रिप्रेजेंट क्यों किया था, ठीक है। ये देखो नीचे के ऊपर ऊपर के दोनों क्या आ रहे हैं, सेम आ रहे हैं, और वो मतलब एग्जैक्टली वो कैंसिल आउट हो जाएंगे। इसका मतलब क्या होगा, समेशन ऑफ i इक्वल टू 1 से आपका 4 और ये आपका फोर्थ कंपोनेंट, ठीक है, स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस m0 स्क्वायर और आपका क्या होगा c स्क्वायर, जो कि क्या एग्जैक्टली वो इनवेरिएंट है, ठीक है, इनवेरिएंट है ना। ये एग्जैक्टली हमारी कंडीशन 4 मोमेंटम वेक्टर या 4 वेक्टर फॉर्मेशन के लिए सेटिस्फाई होनी जरूरी है, ठीक है। अब देखो एग्जैक्टली ये जो हमने सॉल्व किया वो किसके लिए सॉल्व किया, इस कोऑर्डिनेट सिस्टम के लिए सॉल्व किया। एक कोऑर्डिनेट सिस्टम में ये और फाइंड आउट किया था, वो किस में था, एनर्जी के अंदर था। तो यहां भी देखो एग्जैक्टली हम प्रूव करके देखते हैं ये एग्जैक्टली सही होता है या नहीं होता है, ये इससे हम एग्जैक्टली फाइनल आउटकम क्या फाइंड आउट करता है। तो समेशन ऑफ अगेन i इक्वल टू 1 से 4 और pi इज इक्वल टू स्क्वायर। तो एग्जैक्टली इसका जो अपन लिखेंगे वो क्या लिखेंगे एग्जैक्टली इसी प्रकार, ठीक है। p1 का स्क्वायर, p2 का स्क्वायर, p3 का स्क्वायर, p4 का स्क्वायर, ठीक है। p1 क्या शो करता है कि x डायरेक्शन मोमेंटम, p2 क्या शो करता है y डायरेक्शन मोमेंटम, और ये z डायरेक्शन मोमेंटम, और ये इन डायरेक्शन ऑफ टाइम फोर्थ कोऑर्डिनेट। तो इसका मतलब क्या हुआ, यहां से देखो px डायरेक्शन में मोमेंटम स्क्वायर प्लस py डायरेक्शन में मोमेंटम स्क्वायर और आपका pz डायरेक्शन में स्क्वायर प्लस p4 कंपोनेंट की डायरेक्शन में स्क्वायर, 4 कंपोनेंट मतलब इन डायरेक्शन ऑफ t, ठीक है। अब देखो एग्जैक्टली
ये इजीली इस पे लिखा जाएगा, ठीक है। समीशन आई इक्वल टू 1 से आपका 4 आपका पी आई का स्क्वायर इज इक्वल टू, ये देखो तीनों जो एग्जैक्टली शो करते हैं मोमेंटम, मेन मोमेंटम बना दिया, तीनों डायरेक्शन मोमेंटम मिला के मैंने एक मोमेंटम बना दिया, ठीक है। पी स्क्वायर बराबर होगी प्लस, ठीक है, प्लस में लिखूंगा एग्जैक्टली मैं, p4 का मतलब क्या होगा, एग्जैक्टली आपका ये वाला कंपोनेंट होगा, ठीक है, p4 कंपोनेंट है ना। अब देखो इस कंपोनेंट का स्क्वायर करूंगा अगर मैं, ठीक है, p4 करूंगा तो क्या होगा एग्जैक्टली आयोटा का स्क्वायर क्या होगा एग्जैक्टली आपका माइनस होगा, है ना, और e स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर हो जाएगा, यानी क्या देखो माइनस आपका e स्क्वायर अपॉन आपका c स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब देखो एग्जैक्टली समेशन ऑफ pi, ठीक है, ये फोर्थ वेक्टर जो है ना आपको मोमेंटम का, इसके जो समेशन का स्क्वायर एग्जैक्टली अपने फाइंड आउट कर रखा है ये वाला, ठीक है, ये वैल्यू फाइंड आउट की ना हमने इन कोऑर्डिनेट्स का यूज करके, ठीक है। ये किसके बराबर है, माइनस m0 स्क्वायर और c स्क्वायर के बराबर है, ठीक है। यानी इसकी वैल्यू क्या लिख सकता हूं मैं, माइनस आपका m0 का स्क्वायर आपका c स्क्वायर इज इक्वल टू आपका p स्क्वायर माइनस आपका e स्क्वायर अपॉन आपका c स्क्वायर, ठीक है। अब देखो एग्जैक्टली इसमें क्या करूंगा, इस वाले कंपोनेंट को मैं इधर लेके आऊंगा, इस वाले कंपोनेंट को मैं इधर सेंड करूंगा, ठीक है। तो यहां से क्या होगा जी, वो हो जाएगा e स्क्वायर अपॉन आपका c स्क्वायर इज इक्वल टू आपका मोमेंटम p स्क्वायर प्लस आपका m0 का स्क्वायर और आपका c स्क्वायर, ठीक है। और देखो यहां से क्या होगा जी, मैं c स्क्वायर को जितनी इधर में गुणा कर दूंगा, ठीक है। तो मुझे क्या फाइंड आउट होगा आपका e स्क्वायर, है ना, इज इक्वल टू आपका p स्क्वायर आपका c स्क्वायर प्लस यहां से क्या होगा आपका m0 स्क्वायर और आपका c की पावर 4। देखो एग्जैक्टली इस रिलेशन में आप जानते हो अगर ये एग्जैक्टली क्या रिलेशन होता है, मास एनर्जी रिलेशन होता है या फिर एनर्जी मोमेंटम रिलेशन होता है, इसे क्या बोलते हैं एग्जैक्टली यहां पे, इसे एग्जैक्टली अपन बोलते हैं एनर्जी मोमेंटम रिलेशन, मोमेंटम रिलेशन, ठीक है। और एग्जैक्टली आपने इसकी एक फॉर्म और देखी होगी, वो इस प्रकार लिखते हैं अपन एग्जैक्टली E इक्वल टू रूट, है ना, और एग्जैक्टली आपका यहां से ना p स्क्वायर आपका c स्क्वायर प्लस एग्जैक्टली आपका m0 का स्क्वायर और आपका c4, ये एग्जैक्टली रिलेटिविटी रिलेशन होता है एनर्जी और मोमेंटम में, ठीक है। और अब देखो एग्जैक्टली अब नेक्स्ट क्या करेंगे कि हमने जो फोर मोमेंटम निकाला है, ठीक है, वो हमारी दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। पहली कंडीशन क्या थी कि उसका जो स्क्वायर होगा, ठीक है, उसका जो समेशन होगा फोर कंपोनेंट को क्या होना चाहिए, इनवेरिएंट होना चाहिए, वो इसे सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है। और दूसरा कंडीशन क्या है कि वो हमारे मास एनर्जी रिलेशन को क्या करना चाहिए कि सेटिस्फाई करना चाहिए, इसमें फोर्थ कंपोनेंट, ठीक, वो भी हो रहा है। अब क्या करना चाहिए, फोर्थ कंपोनेंट की एग्जैक्टली क्या होनी चाहिए, लास्ट शर्त क्या है कि वो फोर वेक्टर फॉर्मेशन के एग्जैक्टली हमने हमारा पहला लेक्चर पढ़ा था फोर वेक्टर फॉर्मेशन पर, वहां हमने फाइनल जो आउटकम निकला क्या निकाला था कि जो फोर मोमेंटम जो फॉर्मेशन होगा वो एग्जैक्टली इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। यहाँ पे जो a1 डैश है, a2 डैश है, वो एग्जैक्टली सिर्फ फ्रेम के लिए लिया गया है, ठीक है। तो एग्जैक्टली यहाँ पर देखो वही इक्वेशन जो एग्जैक्टली मोमेंटम के लिए भी क्या होनी चाहिए, सेटिस्फाई होनी चाहिए। देखो एग्जैक्टली मैंने उस इक्वेशन को पूरा यहाँ पे एग्जैक्टली राइट डाउन किया। देखो ये p डैश 1 p डैश 2 p डैश 3 p डैश 4 ये एग्जैक्टली क्या है, और एग्जैक्टली p1 p2 p3 p4, देखो p1 p2 p3 p4 क्या है एग्जैक्टली आपके चार कंपोनेंट एग्जैक्टली इसी प्रकार यही कंपोनेंट है आपके, ठीक है। यहाँ देखो एग्जैक्टली डैश लगा हुआ है एक में, इसका मतलब क्या हुआ, मान लिया मेरे पास कोई भी दो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, पहला फ्रेम आपका s है, दूसरा फ्रेम आपका s डैश है, ठीक है। देखो पहले फ्रेम में जो मोमेंटम के कोऑर्डिनेट है वो क्या है, p1 p2 p3 और p4 है, और जो s डैश मेरे पास फ्रेम है उसमें मोमेंटम के कोऑर्डिनेट क्या है मेरे पास, p1 डैश है, p2 डैश है, p3 डैश है और p4 डैश है, ठीक है। तो एग्जैक्टली सिमिलर देखो एग्जैक्टली ये pi जो मेरे को दिखा रहा है वो क्या दिखा रहा है, इसी s फ्रेम के लिए वो कोऑर्डिनेट क्या होंगे, px py pz और आपका ये वाला फोर्थ कंपोनेंट, ठीक है। और सिमिलरली s डैश कंपोनेंट के लिए मोमेंटम के कोऑर्डिनेट क्या होंगे आपके, वही px डैश py डैश pz डैश और आयोटा e डैश अपॉन c, ठीक है। इन्हीं कोऑर्डिनेट को एग्जैक्टली मैंने यहाँ पर इस ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन में लेकर के एग्जैक्टली पुट कर दिया। तो मेरी ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन एग्जैक्टली इस प्रकार राइट डाउन, ठीक है। देखो p1 जो है आपका वो क्या हो गया एग्जैक्टली आपका पहला वाला हो गया px डैश py डैश pz डैश और आयोटा e डैश अपॉन c हो गया, ठीक है। सिमिलरली ये इसी प्रकार की मैट्रिक्स लिखी गई और ये सारे कोऑर्डिनेट मैंने यहाँ पे लिख दिए, ठीक है। अब देखो एग्जैक्टली इस मैट्रिक्स को सॉल्व करके मैं प्रत्येक कोऑर्डिनेट को निकाल सकता हूँ किसी भी एक फ्रेम से दूसरे फ्रेम के अंदर। देखो फर्स्ट कोऑर्डिनेट क्या होगा आपका, वो होगा एग्जैक्टली p डैश आपका x कोऑर्डिनेट होगा, पहला कोऑर्डिनेट क्या होगा आपका, ठीक है।
इस मैट्रिक्स को सॉल्व करेंगे हम इसके रेस्पेक्ट में, तो बेसिकली ये मैट्रिक्स में जब ये मैट्रिक्स इससे मल्टीप्लाई होगी क्या होगी, बेसिकली गामा px, ये वाला इससे मल्टीप्लाई हो 0, ये इससे मल्टीप्लाई 0, ये इससे जब मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा, आयोटा और आयोटा क्या हो जाएगा, आयोटा स्क्वायर क्या होता है -1 होता है, और आपका बीटा और गामा, यहाँ भी गामा है और यहाँ भी गामा है, ठीक है, इसकी मल्टीप्लाई में, ठीक है। तो ये देखो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर होगा आपका जो है वो गामा, है ना, और फर्स्ट कोऑर्डिनेट क्या आएगा आपका px आएगा आपका, है ना, और यहाँ पे क्या होगा माइनस माइनस आपका, और आपका बीटा गामा, है ना, और आपका e/c आएगा, क्लियर हो गया। और इस कोऑर्डिनेट को अगर आप थोड़ा सा फाइंड करते हो, गामा एग्जैक्टली आपके कॉमन आ जाएगा और कोई चेंज नहीं होगा, ये देखो एग्जैक्टली बराबर क्या होगा, गामा आपके कॉमन आ जाएगा और वही आपका px और माइनस बीटा e/आपका c होगा, क्लियर हो गया। अब देखो एग्जैक्टली सेकंड कंपोनेंट क्या होगा आपका, है ना, py dash, है ना, आपका py dash क्या होगा एग्जैक्टली आपका, सिमिलरली यही पूरी इक्वेशन यहाँ पर मल्टीप्लाई होगी, तो आप क्या फाइंड आउट करोगे, वो एग्जैक्टली py के बराबर ही होगा। सिमिलर आप p डैश z फाइंड आउट करोगे, आपको pz के बराबर फाइंड आउट, आप सॉल्व करके इस मैट्रिक्स को, ठीक है, मल्टीप्लाई करके। नेक्स्ट लास्ट कंपोनेंट क्या है आपका, आयोटा e डैश अपॉन c है, ठीक है, इनकी आयोटा, है ना, e डैश अपॉन आपका c जो है वो एग्जैक्टली किसके बराबर होगा, वो एग्जैक्टली आपका इसके साथ पूरा मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। और जो फाइनल आउटकम जो होगा वो क्या होगा एग्जैक्टली, आप देखो यहां से, देखो मैं इसको मल्टीप्लाई करूं इसके साथ में, यानी कि देखो यहां से क्या होगा माइनस आयोटा बीटा गामा, ठीक है, और आपका px हो जाएगा ना, px हो जाएगा, ठीक है, ये मल्टीप्लाई होगा इससे, फिर ये दोनों 0 हो जाएंगे और लास्ट मल्टीप्लाई यहां होगा, है ना, प्लस आपका गामा आयोटा e/आपका c हो जाएगा, क्लियर ना। अब देखो एग्जैक्टली जो आयोटा है ना वो एग्जैक्टली दोनों के अंदर है, तो आयोटा का एग्जैक्टली आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। तो फाइनल इक्वेशन जो एग्जैक्टली आपने देखो यहां से कि आयोटा यहां से एग्जैक्टली आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है, और आयोटा यहां से भी क्या हो जाएगा आपका हट जाएगा, है ना, और यही आयोटा का एग्जैक्टली आपका यहां से भी हट जाएगा ना, ठीक है ना। और ये एग्जैक्टली जो इक्वेशन है इस प्रकार राइट डाउन की जा सकती है। अब सिंपल यार विकल्प क्या लिख सकते हैं आपको, इसके को गामा जो कि दोनों में कॉमन आ रहा है गामा, ठीक है, और e/c आपका c माइनस आपका बीटा और px आ गया, ठीक है। तो देखो इस प्रकार एग्जैक्टली आपकी इक्वेशन लिखी जा सकती है। यानी कि आज के इस लेक्चर में क्या किया हमने, 4 मोमेंटम वेक्टर फॉर्मेशन को एग्जैक्टली प्रूव किया, और हमारी जो ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन है उससे एग्जैक्टली 4 मोमेंटम हमने फाइंड आउट किया। थैंक यू।